ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम मेंडल के वंशागति के या आनुवंशिकता के नियमों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेंडल के आनुवंशिकता या वंशागति के 3 नियम हैं, जिनमें पहला नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम है और तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, पिछली कक्षा में परिभाषा लिख ली थी, केवल उदाहरण के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार इनके लिए कैपिटल वाई, कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल और ये भी स्मॉल। इस तरह से हमने इनको दर्शाया था। इनके मध्य जब क्रॉस होता है तो क्रॉस के माध्यम से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें प्राप्त होने वाली संतति संकर संतति कहलाती है। और ये विषम युग्मजी, ये F1 पीढ़ी होगी, जिसमें विषम युग्मजी पीले गोल पौधे प्राप्त होते हैं। इनसे युग्मक का निर्माण किया तो इनसे 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल बाई कैपिटल आर और दोनों स्मॉल। इस प्रकार से ये 4 युग्मक प्राप्त होते हैं। इन चारों युग्मकों के मध्य स्वयं परागण होता है, जिससे F2 पीढ़ी प्राप्त की जाएगी। यहाँ उसके लिए एक चेकर बोर्ड या शतरंज पट्टिका का निर्माण होगा। जो अब आप जो तालिका नुमा एक संरचना बनाते हैं, उसे शतरंज पट्टिका या चेकर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। शतरंज पट्टिका या चेकर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये 4 प्रकार के युग्मक होते हैं। इन चारों युग्मकों के मध्य स्वयं परागण होगा, जिससे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप हमें निकालना होता है। तो अब आप ध्यान दें, यहाँ तक हमने शायद लिख लिया था पिछली कक्षा में। 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त कर लिए थे, उनसे अब हमें F2 पीढ़ी का निर्माण करना है। इसके लिए एक चेकर बोर्ड या शतरंज पट्टिका का निर्माण करेंगे। उन युग्मकों 4 युग्मक के जस्ट नीचे हम इस तरह से एक तालिका बना लेंगे। ये 16 खाने बनाने हैं आपको। कैपिटल वाई, कैपिटल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल स्मॉल। ऐसे ही आपको इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल स्मॉल। इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका इसके साथ क्रॉस होने से क्या कहेंगे? पीले गोल, पीले गोल। इसका क्रॉस इसके साथ होगा, क्या बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसे क्या कहेंगे? पीले गोल। इसका इसके साथ होगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, पीले गोल। इसका इसके साथ होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पीले गोल। इसका इसके साथ कैपिटल 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 स्मॉल, पीले गोल पीले गोल पीले गोल। इसका इसके साथ कैपिटल कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर। पीले लेकिन ये दोनों स्मॉल स्मॉल है, प्रभावी लक्षण ये दोनों ये प्रभावी होंगे तो पीले क्या कहलाएंगे? जोड़ीदार। क्या कहलाएंगे? जोड़ीदार। यहाँ दोबारा देखो आप सभी में देखो यहाँ कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों ही प्रभावी लक्षण है। ये अगर आते हैं तो प्रभावी लक्षण बोला जाएगा, और स्मॉल आता है दोनों में से तो फिर आप क्या कहेंगे उसे? दोनों अगर स्मॉल आते हैं तो फिर वो होता है अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ कैपिटल स्मॉल पीले गोल, पीले गोल। इसका इसके साथ कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, पीले छोटेदार। कैपिटल ये इसके साथ होगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, क्या हो जाएगा? पीले गोल। इसका इसके साथ होगा कैपिटल स्मॉल पीले गोल। इसका इसके साथ होगा स्मॉल कैपिटल कैपिटल, दोनों ही कैपिटल हैं, तो हो जाएगा हरे गोल, हरे गोल। इसका इसके साथ तो कैपिटल 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 स्मॉल, हरे गोल। इसका इसके साथ होगा कैपिटल स्मॉल इसका इसके साथ कैपिटल स्मॉल। इसको तो क्या कहेंगे? पीले गोल। इसको कहेंगे पीले जोड़ीदार। इसका इसके साथ होगा
स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, इसे कहेंगे हरे गोल, हरे गोल। इसका इसके साथ दोनों ही छोटे छोटे रहेंगे, स्मॉल स्मॉल रहेंगे, ये हो जाएगा हरे जोड़ीदार, हरे जोड़ीदार। ये आप बता रहे पहले, ये F1 पीढ़ी के जो 4 युग्मक आपको प्राप्त हुए थे, इस तरह से आपने F1 पीढ़ी जो आपको प्राप्त हुई थी, कैपिटल स्मॉल, ये विषम युग्मजी थे और F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी गोल पीढ़ी प्राप्त हुई थी। इनसे आपने 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त कर लिए थे। इन 4 युग्मकों के मध्य स्वयं परागण करवाया और स्वयं परागण के माध्यम से इनमें आपस में स्वयं परागण हुआ, तो स्वयं परागण से F2 पीढ़ी प्राप्त किया आपने। ये जो F2 पीढ़ी प्राप्त हो रही है, ये इनके युग्मकों के निर्माण से ही हो रही है। इन युग्मकों में स्वयं परागण हुआ जिससे F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी में ये जो शतरंज पट्टिका या चेकर बोर्ड के माध्यम से पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, या किसे कहते हैं चेकर बोर्ड अथवा शतरंज पट्टिका बनाकर चेकर बोर्ड इसे समझाइए। तो देखिएगा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में ये शतरंज पट्टिका नुमा संरचना या आप ये कहेगा चेकर बोर्ड नुमा संरचना बनानी होती है, जिसमें हमें 16 संततियां दिखानी होती हैं। चारों युग्मकों के मध्य जो स्वयं परागण होता है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर के मध्य जब क्रॉस होगा तो ये बनेगा कैपिटल दोनों वाई कैपिटल दोनों आर कैपिटल, ये हो जाएगा पीले गोल। जब कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ होगा तो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कहलाएगा पीले गोल, क्योंकि यहाँ प्रभावी लक्षण है कैपिटल दोनों ही। स्मॉल आर कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ होता है तो कहलाते हैं पीले गोल। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, जिसे कहेंगे पीले गोल। यहां देखिए आप कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, गोल पीले के नाम से जाना जाएगा। ये है आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहां भी कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखिए बच्चों, कैपिटल वाई का लक्षण तो क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो हमने लिख दिया पीले। अगर यहाँ दोनों में से कोई एक कैपिटल होता तो प्रभावी लक्षण होता, लेकिन दोनों कैसे हैं, स्मॉल आर हैं, तो ये कहलाएगा जोड़ीदार, तो इसे कहेंगे पीले जोड़ीदार। ऐसे ही कैपिटल वाई स्मॉल आर और यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर का क्रॉस हो रहा है, तो इससे बन रहा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे कहेंगे पीले गोल। ये कैपिटल वाई है स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल वाई है और स्मॉल आर है, ये बनाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों छोटे छोटे यानी दोनों स्मॉल आर आएंगे, जिसे क्या कहेंगे पीले जोड़ीदार। ऐसे ही यहाँ देखिए आप, ये है स्मॉल वाई कैपिटल आर और यहाँ है कैपिटल आर वाई कैपिटल आर, इन दोनों के मध्य क्रॉस होगा, इनके मध्य क्रॉस होने से कैपिटल स्मॉल कैपिटल आर, तो ये पीले गोल कहलाएगा। इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पीले गोल। ऐसे इसका इसके साथ क्रॉस होगा, ये स्मॉल है ये कैपिटल ये बनाएगा स्मॉल कैपिटल। ये स्मॉल वाई का जो प्रतीक है ये हरे का प्रतीक होता है, तो इसे कहेंगे हरे गोल। स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्या बनेगा कैपिटल स्मॉल पीले गोल। यहां ध्यान दें आप, कैपिटल वाई स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ होगा तो ये बनाएगा कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर पीले जोड़ीदार।
ऐसे ही स्मॉल वाई स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ होगा, क्या बनाएगा, दोनों स्मॉल स्मॉल यानी दोनों वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, हरे गोल क्या कहलाएगा, हरे गोल। ये दोनों सेम ही हैं, युग्मक स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बनाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसे क्या कहेंगे, पीले जोड़ीदार। इसके आधार पर हमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात का निर्धारण करना होता है। तो देखिएगा, यहां हम लिखेंगे लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। तो देखिए बच्चों, पीले गोल 1, पीले गोल 2, पीले गोल 3, पीले गोल 4, पीले गोल 5, पीले गोल 6, पीले गोल 7, पीले गोल 8 और पीले गोल 9। 9 तो है पीले गोल, 9 तो क्या हो गए, पीले गोल। अब देखो आप, पीले जोड़ीदार एक तो येरा, पीले जोड़ीदार एक येरा कितना हो गया, 2 और पीले जोड़ीदार एक येरा कितना हो गया, 3, तो 3 हो गए पीले जोड़ीदार। इसके बाद देखो आप, हरे गोल एक येरा, हरे गोल एक घेरा कितना हो गया, 2 और हरे गोल एक घेरा कितना हो गया, 3, तो 3 क्या है, हरे गोल है, तो 9:3:3। और देखो आप, हरे जोड़ीदार कितने हैं, पूरे इसमें एक घेरा जोड़ीदार है, तो इसे क्या कहेंगे, 1। तो लक्षण प्रारूप अनुपात हो जाएगा 9:3:3:1। क्या हो जाएगा लक्षण प्रारूप अनुपात, 9:3:3:1। ये तो इसका लक्षण प्रारूप होगा। और इसका जो जीन प्रारूप अनुपात है, जीन प्रारूप, उसे आप याद करेंगे। ये आपका जीन प्रारूप अनुपात है 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1। ये इसका जीन प्रारूप अनुपात है, जिसे आप कैसे याद करेंगे, 12:24 12:12:1 ऐसे से याद कर लेना अंकों के रूप में, 12:24 12:12:1। इनके मध्य में क्या करना है, फिर आपको अनुपात लगाना है। ये इसका लक्षण जीन प्रारूप अनुपात हो गया 1:2:4:1:2:1:1:2:1:1। ये इसका जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये चेकर बोर्ड की सहायता से मेंडल ने स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम को समझाया, जिसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक लक्षण स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को अभिव्यक्त करता है। यहाँ जो 16 संततियां प्राप्त हुई हैं, 16 संततियों में प्रत्येक जो लक्षण है वो खुद को, स्वयं को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है, इसलिए यह नियम स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहलाता है। यह नियम किस नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक लक्षण खुद को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है, खुद की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से देता है, इसलिए इसे स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है सर अध्याय का, मेंडल के वंशागति के नियम के महत्व। मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। वंशागति के नियमों का महत्व। मेंडल के वंशागति के नियमों का
महत्व अच्छा टॉपिक है ये। मेंडल ने जो अपने वंशागति या आनुवंशिकता के जो नियम दिए थे, ये जो 3 नियम थे, इनका क्या महत्व है, इसे जान, इसके बारे में आपको लिखना है, समझना है। तो देखिए बच्चों, पहला महत्व तो इसका क्या है, आपने पढ़ा था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में हमने पढ़ा ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त करते हैं, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जबकि ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त नहीं करते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो प्रभाविता का जो नियम है, इस नियम के आधार पर यह जानने या ये कह सकते हैं हम कि इसके माध्यम से पता चलता है कि जो लक्षण प्रभावी होता है वो तो प्रकट हो जाता है, इसके बावजूद कुछ घातक जीन हमारे शरीर में होते हैं लेकिन वो खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। हमारे शरीर में प्रभाविता के नियम के आधार पर यह पता चलता है कि जो घातक जीन होते हैं, जो अप्रभावी लक्षण वाले जीन होते हैं, वो हमारे शरीर में होते तो हैं लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। इसका पहला महत्व यही है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 डालकर, नंबर 1 पे लिखेंगे आप सजीवों में प्रभाविता सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में प्रभावी जीन की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते, स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते, स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते। ये इसका पहला महत्व है कि सजीवों में जो प्रभाविता के लक्षण होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण? क्योंकि आप सब जानते हैं, आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा तो वहां आपने देखा कि केवल F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। अप्रभावी लक्षण ऐसा नहीं होता कि होता नहीं है, होता तो है, और अप्रभावी के रूप में जो ये लक्षण होते हैं वो घातक होते हैं, घातक जीन होते हैं, उनमें हानिकारक जीन होते हैं, लेकिन होते हुए भी वो खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। क्यों अभिव्यक्त होता है? प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होता है, तो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कौन? अप्रभावी जीन, जो घातक जीन भी हो सकते हैं।
इसी प्रकार इसका जो दूसरा महत्व है वो है मेंडल के जो पृथक्करण का नियम था, इसकी प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जब मेंडल ने दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम, तो इसके आधार पर जीन संकल्पना की पुष्टि की गई थी। तो नंबर 2 में आप लिखेंगे मेंडल के पृथक्करण के नियम की, मेंडल के पृथक्करण के नियम से, मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जीन कॉन्सेप्ट, जीन संकल्पना जीन संकल्पना, जीन कॉन्सेप्ट की पुष्टि होती है, पुष्टि होती है, जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। पृथक्करण के नियम में आपने पढ़ा कि प्रत्येक लक्षण अलग अलग होकर युग्म विकल्पियों का निर्माण करता है और ये शुद्ध युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इसमें क्या था, प्रत्येक जीन पृथक होता है, जीन संकल्पना का की पुष्टि होती है। तीसरा जो इसका महत्व है वो है मेंडल के ये जो नियम है, तीनों ही नियम, पृथक्करण, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन नियमों के ये जो नियम है, इनसे संकर संतति में उत्पन्न होने वाले लक्षण के बारे में पता चलता है कि संकर संतति में कौन कौन से लक्षण नए प्राप्त होते हैं, उनके बारे में मेंडल के नियमों से ही पता लगता है। तो तीसरे में लिखेंगे आप मेंडल के नियमों से मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है, चौथा महत्व है पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। एक जीन के दो युग्म विकल्पी पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं जो दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात ये पूरे जीवन काल एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब युग्मक निर्माण की क्रिया होती है तो पृथक पृथक होकर अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, दो विपर्यासी लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, दोनों ही एक जीन के दो युग्म विकल्पी जो होते हैं। ये इसका चौथा महत्व था। पांचवा महत्व है मेंडल के
मेंडल के नियमों के उपयोग से मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक एवं अधिक उत्पादन देने वाली अधिक उत्पादन वाले फसली पादपों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक एवं अधिक उत्पादन वाले फसली जो पौधे होते हैं उनकी किस्में विकसित की जा सकती हैं। छठवां जो महत्व है इसका, देखिएगा छठवां महत्व इसका, मानव जाति के सुधार के लिए विज्ञान की शाखा सृजन की जो है वो मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। इसमें लिखेंगे आप मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सुजैनिकी मेंडल के नियमों पर आधारित है या मेंडल के नियमों पर आधारित है। मेंडल के नियमों पर आधारित है। और सातवां जो महत्व है इसका वो है संकर विधि के द्वारा जो अनुपयोगी लक्षण होते हैं उन्हें पौधों से हटाया जा सकता है। ये लिखेंगे आप संकर या संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को एक साथ और
उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। ये मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व है। ये अध्याय आपका कंप्लीट हो गया जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी वाला। अब आप इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे।